धन्यवाद सबको आज के इवेंट में ज्वाइन करने के लिए। फोरबेस केयर ने आशाएं नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। ये कैंसर पेशेंट्स और उनके देखभाल करने वालों के लिए एक वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप मीटिंग है। हम यहाँ आपकी भावनाओं और कैंसर के इलाज के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर बात करने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि कैंसर के इलाज के दौरान अपनी भावनाओं को कैसे संभालें। मैं जयत्री, फोरबेस केयर की सीनियर साइको ऑन्कोलॉजिस्ट, आज के कार्यक्रम का संचालन कर रही हूँ। चलिए आज की वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप मीटिंग आशाएं कैंसर संघर्ष की नई परिभाषा जायरा समीर की जुबानी शुरू करते हैं। कैंसर के इलाज के दौरान और उसके बाद मरीजों को भावनात्मक उथल पुथल और तनाव का सामना करना पड़ता है। इसके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी आवश्यकता होती है, जिसमें कैंसर सपोर्ट ग्रुप भी शामिल है। आज हमारे साथ है एक बहुत खास मेहमान, जिनकी कहानी ना केवल हिम्मत देने वाली है बल्कि हम सभी के लिए उम्मीद की एक मिसाल भी है। नाउ लेट्स वेलकम मिसेस जायरा शमीर शेख, एक ब्रेस्ट कैंसर योद्धा और एक शानदार कुक। नमस्ते जायरा जी, आज के इवेंट में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्ते मैडम, मैं महाराष्ट्र से, पुणे से बात कर रही हूँ। धन्यवाद जायरा जी, फोरबेस केयर की ओर से आज की वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में शामिल होने के लिए। जायरा नाम का मतलब होता है चमकता हुआ फूल, खिलता हुआ फूल या चमक, और सच में जायरा जी ने अपनी जिंदगी से इस नाम का सही मतलब दिखाया है। कैंसर जैसी मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश की। आइए अब हम सब जायरा जी से उनके अनुभव और कैंसर सफर के बारे में सुनते हैं। जायरा जी, अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, जो सवाल बहुत सारे पेशेंट्स ने आपके लिए पूछा है जी। जो मेरा पहला सवाल रहेगा आपके लिए वो है, जब आपको पहली बार अपने कैंसर के बारे में पता चला तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी और ये कब हुआ था? मेरे को पहले तो पता चला 2019 में, और उसके बाद में अभी मैं ठीक हूँ। और डॉक्टर सोना नाग ने मेरे को फॉलोअप में रहने के लिए बोले, और उन्होंने गोली भी दी है, डेमोक्सोफिन दवाई चालू रखने लिए बोले, और अभी मैं वो रोज लेती हूँ। और उन्होंने मुझे ब्राका 1 और ब्राका 2 टेस्टिंग के लिए बोला। फिर मैंने फोरबेस केयर से भी मेरा टेस्टिंग हुआ, और मैं अविनाश जी सर से मिली। संगीता मैडम ने भी मुझे कॉल किया टेस्टिंग के बाद। मुझे एक मैडम ने कॉल करके रिपोर्ट समझाया, और एक मैडम ने क्या खाना चाहिए, क्या वो समझाया, खाना खाने का, कैसा रहने का वो समझाया। और गायत्री मैडम ने भी मुझे कैसे टेंशन कम करना और क्या एक्सरसाइज करना, वो सब मुझे बोला। अभी मैं पहले जैसे हो चुकी हूँ। बहुत अच्छा जायरा जी, सुन के बहुत अच्छा लगा कि अभी आप पहले जैसा ही हो चुका हो। जब तो मैम आपको कैसे पता चला नहीं अभी कैंसर डायग्नोसिस हो चुका है मेरा? पहला तो मुझको पता चला ही नहीं था। पहले एक ऐसी छोटी जैसी गांठ थी ब्रेस्ट में, और वो डॉक्टर ने मुझे जब मैं यहाँ पर बताई हमारे दवाई खाने में, तो वो नजदीक के पास में, तो उन्होंने बताए थे आप बड़े दवाई खाने में जाके टेस्ट करवाओ। तो मैंने उधर से टेस्ट करवाई, तो मेरे को पता चला। फिर मैंने बायोप्सी करने के लिए बोले मुझे। फिर मैंने पहला बायोप्सी किया, और उसमें भी मेरे को एकदम मालूम पड़ गया कि नहीं अभी मुझको यही है बीमारी। तो फिर मैंने मेरे भाई को और सब हमारे रिलेटिव्स में सबको पता चला। फिर उसमें उन्होंने मुझको बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया मेरा। उधर से फिर मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। क्या 2019 या 20 में फर्स्ट टाइम आपको पता चला था और अभी 2024 है। हाँ। इतने सालों में आप इतना हिम्मत के साथ आप कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट है आप उसको बराबर से कंटिन्यू कर रहे हो, एंड दिस इज अमेजिंग। अभी मैम जो नेक्स्ट सवाल है, बहुत सारे पेशेंट्स ने वो आपके लिए पूछा है, ये है जब आपको पहली बार पता चला, आपने जैसे बोला 2019 और 22 के बीच में आपको पता चला फर्स्ट टाइम, तो उस समय पे आपने अपनी भावनाओं को कैसे संभाला? पहले तो मेरे को मैडम ऐसा हो गया था कि मैं अभी मैं कर ही नहीं पाऊंगी। मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, मेरे मम्मी अब्बा भी नहीं, हस्बैंड भी नहीं, मैं अकेली थी। तो फिर मैं कैसा हैंडल करूं करके मैंने बहुत ये किया। फिर उसके बाद में
सब जन मेरे को समझाने लगे, और मेरे को बाजू में एक लेडी थी हमारे, उन्होंने भी बहुत समझाया। तो फिर उन्होंने उनका देखकर मैं बोली नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी और हिम्मत बांधूंगी। बहुत अच्छा। मतलब आपके परिवार वालों भी थे आपके साथ और उसके साथ साथ जो पड़ोसियां थे उन्होंने भी आपको बहुत मदद किया इस समय पे। सारे आपके अंदर कोई भी अगर तनाव है, कोई भी टेंशन है या परेशानियां हैं, उसको संभालने के लिए। हाँ। उस समय मैम ऐसा कुछ हुआ था जिसके बाद आपको बहुत अच्छा लगा देख के? क्या नहीं, बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास पे जो मुझे मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा कोई स्पेशल इंसान था उस समय पे आपके साथ, जब आपको पहली बार पता चला नहीं अभी कैंसर हो चुका है तो अभी मुझे मदद तो चाहिए? हाँ तो मैडम मेरे तो बाजू में लेडी थी, वो एक थी, और पहले तो मेरे भाई और बहन। ये तीनों मिलके ही आपको बहुत मदद किया। बहुत 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 अच्छा। बहुत मदद की है। अभी हम लोग तीसरे सवाल पे जाते हैं। कैंसर के इलाज के दौरान आपके शरीर और मन पे कौन कौन से बड़े बदलाव हुए? मैडम मेरा तो पहला बदलाव ऐसा था, पहला स्टार्टिंग में मैं तो इतनी डर गई थी, मेरे को इतना ये था, पर मेरे बच्चों को देखकर मैं सोची कि मैं मेरे अपने खुद में बदलाव करूंगी। और मेरे को बहुत से जन पूछने के ऐसा बाल क्यों गए, क्योंकि केमोथेरेपी के बाद में जो बाल जाते हैं ना, उसके बाद में लोगों ने मेरे को बहुत पूछा, तो मैं बोली कि नहीं, इनको मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी बदलाव, नहीं मैं बताऊंगी करके, मैं लड़ूंगी इस बीमारी से। तो मैंने इतना मेरा उसमें मैंने ये करी, और मैंने बच्चों के मुंह को देखकर मैं बोली मेरे को बदलाव होना ही है। कितने बच्चे हैं मैम आपका? दो मैडम, दो लड़के। तो मैम आपने जैसे बोला कि आपको कीमोथेरेपी हुआ था, उसके बाद आपका बाल झड़ गए थे। कीमोथेरेपी को छोड़ के और कोई ट्रीटमेंट हुआ था उस समय पे? नहीं मैडम, मेरा पहला फर्स्ट मेरे को जब भी मैडम से मैं मिली, सोना नाग मैडम से, तभी मेरे को पहला उनको तो 22 में तो पता चल गया था मुझको ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने मेरे को चेक किया, तो उन्होंने बोला पहला इनको 8 केमो लेना चाहिए। ओके। फिर 8 केमो लिए मेरे, और 8 केमो के होने के बाद में फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर उसके अच्छा। बाद रेडिएशन हुआ। ओके। तो मैम आपने जैसे बोला कीमोथेरेपी के बाद आपका बाल झड़ गया था, हम सबको पता है कीमोथेरेपी के बाद जो बाल झड़ता है वो एक बहुत टेम्पररी फेज है। ये मैं जितने सारे पेशेंट्स आज हमारे साथ मौजूद हैं मैं सबको बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। जैसे कि जायरा मैडम ने बोला कीमोथेरेपी के बाद बाल झड़ता है और वो एक बहुत टेम्पररी फेज होता है। 6 या 7 महीने के अंदर अगर आपका कीमोथेरेपी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर से बाल वापस आता है। इट्स अ वेरी टेम्पररी फेनोमेना। तो उसके बाद मैम आपने जैसे बोला आपका सर्जरी हुआ था, आपको रेडिएशन हुआ था, तो सर्जरी और रेडिएशन के समय पे आपको कुछ तकलीफ सहन करना पड़ा या आपको लगा नहीं जो भी है हम बिल्कुल इससे बाहर आ जाएंगे? नहीं मैडम, मेरे को तो अभी वो याद करके मेरे को अभी रोना आता वो सोचकर। पर मैं रोती थी बहुत, अकेले घर में जब रहती थी ना, तो मैं बहुत रोती थी। पर मैं बच्चों को देखकर मेरे को लगने का नहीं मैं ठीक होंगी, मेरे को तो बर्दाश्त करने का छे, मेरे को तो कोई नहीं है। तो मैं अकेली मेरा सब काम कर कर घर का और सब करके मैं ये ट्रीटमेंट मैं लेती थी। और वो ट्रीटमेंट में मैं दुआएं मांगी, मेरे मम्मी अब्बा और अम्मी की दुआ, भाई होगी बहन होगी, सब रिलेटिव्स की दुआ हमारे साथ में थी। और हमारे भाई के लड़की लोगों ने भी बहुत हिम्मत दिए, बहन के लड़की लोग ने भी हिम्मत दिए, सभी ने हिम्मत दी है मेरे को, बहुत ये की है। तो फिर मैंने नहीं नहीं मैं बोली मैं तो करके रहूंगी, करके मैंने वो सब हैंडल किया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सबको जानने के लिए। जो उम्मीद होता है वो उम्मीद हमेशा दो जगह से आते हैं। वो एक है अंदर से, जैसे आपकी अंदरूनी जो शक्ति है, जैसे हाँ नहीं मुझे इससे बाहर आना है। और जो हाँ दूसरी वाली है वो है बाहर से, जो मुझे परिवार वाले हैं, कोई मेरे दोस्त है, कोई मेरा रिश्तेदार है, वो लोग मुझे कैसे मॉरली एंड मेंटली सपोर्ट करते हैं। उसके हाँ ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, पर्टिकुलरली जब कैंसर का इलाज चल रहा है आपके साथ। क्योंकि सबको पता है नहीं ये इलाज 1 या 2 दिन नहीं होता है, थोड़ा सा लंबा समय तक चलता है। और वो लंबा समय हम सबके लिए बहुत क्रूशियल होता है अगर कोई भी तनाव है ट्रीटमेंट और इलाज के दौरान उससे बाहर आने के। थैंक यू मैडम, इतने अच्छे से आपका जो स्ट्रगल का जो कहानी है वो सबके सामने आज बोलने के लिए। मैम यहाँ पे आपने जैसे बहुत सारे बातें बोला अभी आपके परिवार के बारे में, आपके भाई के बारे में, आपके बहन के बारे में, आपके पड़ोसी के बारे में, उन्होंने कितने अच्छे से आपको मदद किया था, क्रूशियल टाइम पे उन्होंने आपके पास खड़ा रहा।
यहाँ पे मैम और जो एक सवाल है, मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहती हूँ। जब आपको पहली बार पता चला, मतलब 2019 या 2020 साल में, तो उस समय आपके परिवार ने आपको कैसे मदद की? उस समय मेरे परिवार में तो कोई नहीं, सिर्फ मेरे भाई साथ में थे और बहन थी साथ में, और कोई नहीं। उन्होंने ही, दोनों ने मेरे को बहुत हेल्प किया। टिफिन लाना, मेरी बहन ने मुझको टिफिन देना, फिर भाई ने मेरे को दवाई खाने लेके जाना, लेके आना। उसने बहुत तकलीफ उठाया मेरे भाई ने। और वो हमेशा मेरे को ये देता था कि तू लड़के दिखा, तू कमजोर पड़ जाएंगी तो तेरे को फिर तू ठीक नहीं हो पाएंगी, वो सोचेंगी तो तू बीमार रहेंगी। फिर तेरे को करके दिखाने का है, सबको अच्छा होने का है ना, बच्चे लोगों को संभालने का है, सब करने का है। तो वो सोच के मैं बोली नहीं, मैं कुछ ना, अभी तो कुछ ठीक करके ही रहूंगी करके, वो मैं इस पे ही अड़ गई फिर। तो मैम आपको क्या लगा था उस समय पे, क्या आपके भैया और जो आपके बहन थे उनका कंट्रीब्यूशन ही सबसे ज्यादा था? हाँ, आपको ऐसा महसूस होता है कभी कभी? हाँ मैडम, सही में वो ही ज्यादा मेरे करीब थे बस, और कोई नहीं था। और आपके जो बच्चे हैं मैम, तो उस समय पे आपके बच्चों ने आपको कैसे मदद की? क्योंकि आपने पहले, जब मेरे साथ आपका बात हो रहा था, आपने बोला था आपके बच्चे का उम्र अभी 16 साल है, तो उस समय पे शायद उसका उम्र 10 साल या 9 साल हुआ होगा। तो उस समय पे उन उन लोगों ने आपको कैसे सपोर्ट किया? उनको पता था मम्मी अभी अस्पताल में जा रहा है, अभी मम्मी को खाना चाहिए, ये सब कुछ उन लोगों को पता था? हाँ मैडम, पता था। मेरे तो बड़ा लड़का तो इतना ये करने का, मुझको क्या काम करने नहीं देने का वो मेरे को, मतलब आटा गूंदने का, पकाना करने का, सब सब काम करता वो करता था। और छोटे वाले को भी संभालने का वो, स्कूल को। जब केमोथेरेपी चालू थी ना मेरी, तो तभी मेरे को बहुत उसने, बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किए मुझको। उस समय पे आपका जो छोटा बच्चा, उसका उम्र कैसा होगा अप्रोक्सीमेट? उसका उम्र कुछ 9 साल का था, वो 9-10 साल का था। ओके ओके। तो मैम इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो लोग पढ़ाई भी करते हैं, घर पे बदमाशी भी करते हैं, तो हाँ। उस समय पे आपका इलाज चालू था, उस समय पे आपका खुद का देखभाल और बच्चों को संभालना, ये दोनों चीजें आपने बैलेंस कैसे की? पहली तो मेरे जो छोटा लड़का है मैडम, एक बार है ना, उनकी पिकनिक जा रही थी, वो गए थे, मतलब मेरे जब केमोथेरेपी थी जब भी, तो पिकनिक के दौरान वो बहुत जिद कर रहा था, तो बड़े वाले ने उसको समझाया कि तू अभी मम्मी अभी ऐसी है, फिर मम्मी आप लोग को कौन लेने को आएगा, तू जिद मत कर, ऐसा उसने उसको बहुत ये किया, छोटे लड़के को। मतलब आपके बड़ा जो बेटा है, जब हाँ, आपका उम्र खराब था, तो उसने बड़े भाई होने के नाते एक हाँ, मम्मी और पापा दोनों का ही जो जिम्मेदारी है वो निभाया उस समय पे। हाँ मैडम। आज हमारे साथ जितने सारे लोग मौजूद हैं, मैं सबके लिए एक स्ट्रैटेजी मैं अभी बोलना चाहती हूँ जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से है। जब भी मैं किसी के साथ काउंसलिंग सेशन लेती हूँ, जो मम्मी होते हैं, एक मेजर एक टेंशन होता है वो है, क्योंकि मेरा अभी तबीयत खराब है तो अभी मेरे बच्चों का देखभाल कौन करेगा? वहां पे आप सबको ये याद रखना है, अगर कोई बच्चा जिनका उम्र है शायद 9 साल या 10 साल, अगर बचपन से ही उसने सीख गया नहीं जिम्मेदारी मुझे कैसे निभाना है, बहुत बचपन से अगर उसने बचपन पे ही बहुत स्ट्रगल देखा, देन हो सकता है उस समय पे उनका जो पढ़ाई का रिजल्ट हो थोड़ा सा खराब हो जाए, बट दैट्स फाइन। जब वो 20 या 30 साल की उम्र के हो जाते हैं, उस समय पे उनका जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी वो सबसे अच्छा होता है। कोई भी चीज के अगेंस्ट में वो खुद का डिसीजन वो खुद ले सकता है, मतलब वो बहुत ज्यादा जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो आप में से किसी को भी अगर ये लगता है नहीं मेरा बच्चा शायद अभी बचपन में है, अभी हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे, हम उनको पढ़ाई के लिए हम उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे, तो मेरा भी रिजल्ट खराब हो रहा है, पर फिर भी आप में से किसी को भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है। आपको बस सोचना नहीं, जब तक मेरा तबीयत खराब है, मेरा बच्चा बहुत कुछ देख रहा है इस दुनिया में, मतलब वो मेरा भी टेक केयर कर रहा है, घर का भी टेक केयर कर रहा है, श्योरली जब वो बड़ा हो जाएगा उसका जो मैच्योरिटी लेवल या उसका जो डिसीजन लेने का जो पावर है वो बाकी 100 बच्चों से बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसने बहुत बचपन में ही झेला है कैसे स्ट्रगल करके जीत सकते हैं एक इंसान। थैंक यू मैम इतने अच्छे से बोलने के लिए हम सबको। अभी मैं जो पूछना चाहती हूँ, अभी हाँ, तो 2024 साल है, 5 साल हो चुका है अभी इलाज हाँ। के बाद, अभी आप क्या महसूस कर रहे हो और अभी आपका तबीयत कैसा है? मैडम, अभी तो मैं बहुत अच्छी हूँ पहले से। अभी ऐसा लग रहा ही नहीं कि मैं अभी वो वो बीमारी से मैं उठकर ऐसी खड़ी हूँ, ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा भी नहीं, ऐसा लगता भी नहीं अभी मेरे को बीमारी थी करके। ओके ओके। तो मैम अभी आपने जैसे बोला आपको टैमोक्सिफिन आपको दवाई चालू है, तो वो दवाई आपको रोज लेना पड़ता है?
हाँ मैडम, रोज लेना है। मैडम ने बोले मैं जब तक बताऊंगी नहीं बंद करना, जब तक के लेना है आपको। तो और दवाई आप रोज लेते हो या कभी कभी आपको लगता है नहीं आज थोड़ा सा शायद स्किप करते हैं, नहीं आज थोड़ा सा लेट हो गया लेने में, या ऐसा कभी सिचुएशन भी हुआ है? नहीं 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 मैडम, मेरे को मैडम ने स्ट्रिक्टली बताई है, क्या बोले ले है, क्या आपने ये इसको खाना मत खाओ पर गोली खाना जरूरी है। ये सबके लिए जानना जरूरत है। क्या कभी कभी अगर डॉक्टर्स मुझे कुछ भी बोलेंगे, जैसे जायरा जी के लिए वो दवाई है टमॉक्सिफिन, जो एक ओरल कीमोथेरेपी है जो हर रोज लेना पड़ता है, अगर डॉक्टर ने आपको कभी भी बोला है कोई भी दवाई आप लो तो बिना झिझक से आपको वो दवाई लेना है, कभी भी एक गोली या एक ओरल कीमोथेरेपी या कोई भी मेडिकेशंस आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। अब मैं लास्ट सवाल पे जाऊंगी जायरा जी आपके लिए, जो है आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स प्रेजेंट हैं। हाँ मैं पूछना चाहती हूँ मैम, आप उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैडम, पहला तो मैं सब मरीजों को बोलूंगी क्या हिम्मत रखना चाहिए, डरना मत, और हमेशा डॉक्टर के बातों में मतलब कांटेक्ट में रहना चाहिए, फॉलोअप में रहना चाहिए, और जो भी जरूरी है वो डॉक्टर से अपनी शेयर करना चाहिए, जो भी अपनी को तकलीफ हो रही वो डॉक्टर को बताना, और हिम्मत नहीं, और उसमें परिवार का सपोर्ट लेना। कभी मैम आपको लगा है इतना जो आपका 4 या 5 साल का जो आपका इलाज के दौरान आपको कभी भी लगा है नहीं अभी शायद मेरा हिम्मत धीरे धीरे करके जा रहा है, कभी जायरा जी आपको ऐसा महसूस हुआ है? मैडम होता था तो मैं पर अभी करूँ भी क्या ना, मेरा तो कोई मतलब मैं अकेली रहती हूँ घर में, तो मेरे को तो हिम्मत करना ही है, मैंने वो सोची थी। वो ऐसा अपन करेंगे तो अपने को कौन करने वाला, अपना बच्चों के लिए तो अपने को कुछ करना है, वो सोच के मैंने ये किया। मतलब आप बोलना चाहते हो क्या जब भी इंसान को कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कहीं हाँ ना कहीं से बहुत सारे लोग आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, सो दैट हाँ कभी भी इंसान हारने के लिए ना सोचे, हाँ कभी भी सोचे। लगा नहीं कुछ ना कुछ तो है, मुझे हाँ जिंदा रहना है, मैं क्योंकि मैं एक जिम्मेदार, मैं एक मम्मी हूँ, बहुत हाँ सारे लोग शायद मेरे ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, कभी आपको लगा नहीं मेरे बच्चों जो है वो लोग मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और उनके लिए ही मुझे हमेशा सही तरीके से रहना है? हाँ ओके, थैंक यू जायरा जी, इतने अच्छे से आपका जो कहानी है आज हम सबके साथ इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। कैंसर इलाज के दौरान हो सकता है आप सबको बहुत कुछ तनाव का सामना करना पड़े, जैसे कि उन्होंने पहले ही बोला कभी कभी हम लोगों को इलाज के दौरान साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है, पर साइड इफेक्ट्स के लिए कभी भी मुझे ट्रीटमेंट को छोड़ना नहीं है। जैसे जायरा जी ने बोला अगर डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाई दिया है तो मुझे दवाई मुझे खाना है, मेरे लिए फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे प्रॉपरली मुझे फॉलो अप लेके रहना है, ऐसा नहीं है मैं कभी छोड़ सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं। अगर आपको डॉक्टर ने बोला नहीं आपको ऐसे तरीके से खाना है, अगर आपको डॉक्टर ने बोला आपको रेगुलर फिजिकली एक्टिव रहना है या हाँ आपको कुछ भी एक्टिव ही रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ये करी खुद से। हाँ, और दवाई तो मैं ना बिल्कुल छोड़ती नहीं, बराबर जो डॉक्टर ने बताया वही मैं लेती हूँ। और जायरा जी मुझे याद है एक दिन मैं आपसे फोन पे बात कर रही थी तो आपने बोला नहीं अभी तो मैं बाजार में हूँ, मैं अभी बाजार करके आई हूँ, अभी मैंने इतना कुछ खाना पकाया, तो मुझे उस दिन पता चला नहीं शायद आपको थकान आता है पर फिर भी आप कैसे अपने आप को हमेशा एक्टिव रखने के लिए कोशिश करते हो, कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते हो, नहीं मुझे सब कुछ काम करना है सही तरीके से। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है मैम। यहाँ पे मैं सबके लिए ये बोलना चाहती हूँ कैंसर इलाज के दौरान कभी कभी थकान आ सकता है क्योंकि हर ट्रीटमेंट का एक साइड इफेक्ट्स होता है, पर अगर आपने एक प्रॉपरली लाइफस्टाइल फॉलो किया, अगर खाना आपने बराबर से किया, आपको थकान लग रहा है फिर भी अगर आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो नहीं मुझे थोड़ा सा काम करना है, आप जितना ज्यादा अपने आप को मोटिवेट करेंगे, आप एफर्ट डालेंगे अपने आप से एक्टिव रहने के लिए, उतना ही ज्यादा आपकी जो मसल्स है शरीर में वो ज्यादा काम करेगा, एंड एज अ रिजल्ट आपका जो थकान है वो थकान भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसका मतलब है मुझे काम भी करना पड़ेगा, मुझे आराम भी करना पड़ेगा, पर मुझे थकान आ रहा है इसके लिए मुझे कभी बिस्तर में हमेशा सोते हुए नहीं रहना है। हो नहीं सकता है कभी कभी डॉक्टर्स ने आपको बोले नहीं आपको बाहर नहीं जाना है क्योंकि आप कीमोथेरेपी के दौरान या बाकी इलाज के दौरान आपका थोड़ा सा इम्यूनिटी कम हो चुका है, बट इट्स ओके, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, आप घर के अंदर भी थोड़ा थोड़ा करके अपना शरीर का मूवमेंट कर सकते हो। मैडम, और मैं एक्सरसाइज नहीं छोड़ती हूँ अभी भी। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है मैम, ये बात है हमेशा अपने आप को एक्टिव रहना है, जो एक्सरसाइज डॉक्टर्स ने बोला है आपको वो करना ही है। हाँ वंडरफुल, थैंक यू जायरा मैडम। हमारे समाज में हमेशा एक सोच है जैसे
जब तक शायद आपका मानसिक संतुलन सही है, उस समय तक शायद आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है, उसके बाद ही आपको एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करना चाहिए। पर असल में यहाँ पे आज आप में से जितने सारे लोग प्रेजेंट हो, सबको जानना है नहीं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मुझे कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान हमेशा ही जरूरत हो सकता है, एंड वो बहुत ऑब्वियस है क्योंकि ट्रीटमेंट कभी कभी बहुत महीने तक चलता है और उसके दौरान पेशेंट्स को बहुत कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है। जैसे जायरा मैडम ने बोला, उनका बाल झड़ गया था, हो सकता है आपको खाने में आपको स्वाद न लगे, हो सकता है आपको सर्जरी के बाद आपको थोड़ा सा दर्द चालू हो जाए, आपका नींद खराब हो जाए, आपको सपना आने लगे। मैडम नेल्स भी है ना मैडम, ऐसे काले जैसे हो जाते हैं सब नेल्स। एग्जैक्टली। जैसे जो क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स के लिए इसको एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता है। उसके बाद कभी कभी हम लोग देखते हैं पेशेंट्स को ज्यादा एंजाइटी होने लगता है, पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाने के लिए ना बोल देते हैं, या उनको कभी कभी बहुत ज्यादा सीवियर डर भी लगने लगता है, नहीं अगर मुझे कुछ खराब हो गया तो इतना कुछ इलाज कर लेने के क्या फायदा, ये सारे सवाल बहुत कुछ आने लगता है, राइट। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, हम सबको करवाना चाहिए। अगर आप में से किसी का भी कैंसर के ट्रीटमेंट चल रहा है, एंड इवन उसके बाद भी 2024 में ही हम लोगों ने एक रिसर्च कंडक्ट किया था ये समझने के लिए क्या अगर हम लोग ऑनलाइन साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं तो उनका जो टेंशन या जो डिस्ट्रेस है वो कितना हद तक कम होता है। और वहां पे हम लोगों ने पाया है लगभग 1/3 पेशेंट्स जिन लोगों का टेंशन का लेवल बहुत ज्यादा था, बस 1 महीने के अंदर ही साइकोलॉजिकल सपोर्ट पाने के बाद उनका टेंशन कम हो गया। अगर आपका साइकोलॉजिकल टेंशन कम हो गया तो क्या होगा, आपका जो डिस्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाएगा, उसके लिए जो टोटल जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी पहले से बहुत हद तक अच्छा हो सकता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आपको हमेशा करवाना चाहिए जब आपका कैंसर का इलाज आपको बराबर से चल रहा है। थैंक्स अ लॉट सबको इस इवेंट में भाग लेने के लिए। अभी हमारे पास 5 मिनट है, अगर आप में से किसी का भी कुछ भी सवाल है, अगर कोई फीडबैक है तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, हम लोग जो आपके सवाल है उसका जवाब देंगे। यहाँ पे एक पेशेंट ने पूछा है क्या कितने दिन के अंदर में कभी कभी बार बार फॉलोअप में जाना चाहिए, जब आपका इलाज पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है तो आपको डॉक्टर्स खुद बोलते हैं नहीं, आपको 1 महीने बाद फॉलोअप में आना चाहिए या आपको आफ्टर 3 मंथ्स आपको फॉलोअप में जाना चाहिए मैम। सो जैसे कि आपको डॉक्टर बोलेंगे आपको उसी के हिसाब से ही आपको फॉलोअप के लिए जाना है डॉक्टर के पास। और एक सवाल आ चुका है वो है हम आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं मैम। यूजुअली जब साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए आप आपके जो रेस्पेक्टिव केयर कंपेनियन है आप उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, वही केयर कंपेनियन आपको मदद करेंगे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में मेरे साथ या जो हमारे और भी साइकोलॉजिस्ट है उनके साथ कनेक्ट करवाने के लिए। और अगर आपको काउंसलिंग चाहिए तो इसके बाद मैं ऑन्कोबडी के बारे में भी डिस्कशन करूंगी। हम लोगों का एक एप्लीकेशन है दैट इज कॉल्ड ऑन्कोबडी जो 4 बेस केयर का प्रोडक्ट है। आप वहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन में भी आप वहाँ पे बोल सकते हो कि आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको जो रेस्पेक्टिव केयर कंपेनियन है वो आपको मदद करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट एल्स आई कैन फॉलो माय ओवरऑल हेल्थ अपार्ट फ्रॉम माय रेगुलर ट्रीटमेंट, जो प्रीति शर्मा जी ने पूछा है। आपके जो ओवरऑल हेल्थ है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रीटमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करना, और वो लाइफस्टाइल के अंदर बहुत कुछ आता है। फॉर एग्जाम्पल वो लाइफस्टाइल के अंदर होता है एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना, आप क्या खाना खा रहे हो जैसे आपके डाइटिशियंस और आपके डॉक्टर्स जैसे आपको गाइड कर रहे हैं। दूसरा होता है हमेशा एक प्रॉपर स्लीप लेना, आप सबको एटलीस्ट कोशिश करना है 8 या 8.5 घंटा बराबर से सोने के लिए। देन है प्रॉपर ही डॉक्टर के पास फॉलोअप में जाना, वो अगर आपको डॉक्टर ने कुछ बोला है कुछ मेडिकेशंस लेने के लिए, वो दवाई आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज जैसे कि जायरा जी ने अभी सबके लिए बोला, आपको हमेशा बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहना है। आप कुछ भी करो, आपको सिंपल वॉकिंग जैसे हम लोग बोलते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स वॉकिंग, सिंपल वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 5 इज द रिलैक्सेशन टेक्निक, आपको हमेशा तनाव को कम करना है। अभी तनाव को कम करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, फॉर एग्जांपल माइल्ड माइंडफुलनेस ब्रीदिंग या माइल्ड डीप ब्रीदिंग, कभी कभी होता है बॉडी स्कैनिंग। प्रीति मैम आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो काइंडली आप आपके जो केयर कंपेनियन है आप एक बार उनसे बात कीजिए, तो हम लोग डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करके एक डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। जुबेर जी मैम आपके भैया ने फिर से यहाँ पे लिखा है क्या जायरा
She herself is a warrior, and yes, we were there for her, but yes, she has fought her illness and won the battle. I wish her all the very best for her future. God bless her. जैसे कि आप सबके साथ हम लोग बात कर रहे थे पहले, क्या अगर आपको कोई भी तनाव का सामना पड़ रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दो चीज होता है, एक आता है अंदर से, एक आता है बाहर से। अंदर में होता है मेरा खुद का मोटिवेशन, मेरा खुद का जिद और मेरा खुद का स्ट्रेटेजी, और जो बाहर से आता है वो आता है जैसे कि मेरे फैमिली, मेरा भाई बहन, सारे लोग मुझे कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए सर मैं आपके बात के साथ बिल्कुल ही सहमत हूँ। क्या हाँ, जैसे कि जायरा जी ने आज हम सबके साथ उनकी जो कहानियां उन्होंने शेयर किया, ये बहुत क्लियर है। हाँ, बहुत सारे सपोर्ट था शायद बाहर से, बट फिर भी अंदर से उन्होंने जो एफर्ट दिया वो सबसे बेहतर है। अक्षरा जी, सौरभ जी का मैं उत्तर में दे चुकी हूँ। अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो श्योरली आपको मैं बोलूंगी आप हमारे साथ एक साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हो। जो आपके केयर कंपेनियन है वो डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आप में से किसी का भी और भी कुछ सवाल है तो आप लोग डायरेक्टली जो आपके कंसर्न केयर कंपेनियन है एंड तो ऑन्कोबडी है हमारे एप्लीकेशन, आप वहाँ पे डायरेक्टली कम्युनिटी सेक्शन में अपना सवाल डाल सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके जो आपके सवालों का जवाब देने के लिए। कृपया अभी हमारे नए डिजिटल हेल्थ केयर प्रोडक्ट ऑन्कोबडी एप्लीकेशन को देखें। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कैंसर मरीजों और देखभाल करने वालों की मदद करने के लिए बनाया गया है। अब हमारा कार्यक्रम खत्म हो रहा है। कई सवाल है जो मुझे अभी मिला मेरे पर्सनल नंबर पे, लेकिन समय की कमी की वजह से हम सभी का जवाब नहीं दे सकते हैं। मैं जयत्री 24/7 ऑन्कोबडी पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए रहूंगी और अपनी स्क्रीन की दाईं ओर प्रदर्शित QR कोड को मोबाइल फोन स्कैनर से स्कैन करें और ऑन्कोबडी योर कंपेनियन इन कैंसर केयर यूट्यूब पेज पर हमारे साथ जुड़े। इस मीटिंग पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे ताकि हम इसे बेहतर बना सके। आप सबके साथ मिलकर आज बहुत अच्छा लगा। अगर आपके पास किसी भी सवाल है या आप काउंसलिंग सेशन बुक करने के लिए कृपया फोरबेस केयर नंबर +9163684341 पर कॉल कर सकते हैं या आप info@forbasecare.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। इवेंट आशाएं कैंसर संघर्ष की नई परिभाषा जायरा समीन की जुबानी में शामिल होने के लिए फिर से धन्यवाद। सभी का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, साथ मिलकर हम कैंसर को हराएंगे।